क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? मतलब हम पहले चैप्टर में ये तो जान ही चुके हैं कि पदार्थों के बारे में पढ़े हैं, उनके क्या वो रिएक्शन होते हैं, कैसे कैसे चेंज होते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ हम पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पदार्थों को दो तरह से बांटते हैं। अगर हम देखें उसकी प्रकृति के आधार पे, यानी भौतिक गुण के आधार पे बांटें, तो उसको हम 5 तरह से बांटे हैं: ठोस, द्रव, गैस और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक बनाए थे हम लोग प्लाज्मा। 5 प्रकार के अंतर्गत इनको हमने पीछे पढ़ा है पिछले अध्याय में। अब दूसरे प्रकार का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थों को बांटते हैं। तो रासायनिक गुण के आधार पे जब हम पदार्थों को बांटते हैं तो 2 तरीके से बांटते हैं। पदार्थ को हम बांटते हैं शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में, यानी हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं उनको हम कुछ विशेष गुणधर्म के आधार पे हमने कहा ये पदार्थ शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से कौन कौन होंगे। मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ नोट कर रहे हैं। हमने नोट किया नमक, हमने नोट किया चीनी। अब हम एक कर रहे हैं, या एक पदार्थ हमने लिया शरबत। ठीक, हम एक पदार्थ ले रहे हैं जैसे लोहा केवल, हमने ले लिया तांबा। ठीक, इस तरह से हम ले सकते हैं। हम लोग जो खाते हैं नमकीन, कोई भी चीज़, आप भाई कोई चीज़ शुद्ध है अशुद्ध है या क्या है, पदार्थ तो सभी हैं। ठीक, और मान लीजिए हमने ले लिया तेल। तेल में हमने क्या मिला लिया? पानी। ठीक, तो ऐसे कुछ पदार्थ हमारे पास हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं, तो कुछ में हमको समझना है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध हुआ, कौन सा अशुद्ध हुआ। देखिए, अब जब हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ की व्याख्या करेंगे, बताएंगे, समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे हम, तो पदार्थ के कणों को हमको देखना रहेगा। यहाँ जब हम करेंगे तो यहाँ हम पदार्थ के कणों को देखेंगे। ठीक, यानी उसके कण कैसे दिखाई दे रहे हैं। कब? जब शुद्ध और अशुद्ध ही पहचानेंगे तब। तो देखिए, गौर करें हम, इनमें क्या सभी प्रकार के जो कण हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं? अब देखिए, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमने रखा किसको? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमने रखा नमक को। या एग्जाम्पल आप लिख रहेंगे, देखिए यहाँ NaCl, सोडियम क्लोराइड, या चीनी को रखा हमने C12H22 और O11। ठीक है, ये हो गया, चीनी हो गया। ये रहा शुद्ध पदार्थ। लोहा को भी हमने रख लिया आयरन को, तांबा को हमने रख लिया कॉपर। ठीक, ये हमारा शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आया। अशुद्ध के अंदर हमने कर दिया ये जो हमने नमकीन लिखा था, गड़बड़ मिक्सर आप बोल सकते हैं। कई लोग क्लास में जब पढ़ाए हैं आप लोगों को, क्लास में तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये नमकीन को भी हमने अशुद्ध पदार्थ में रखा है। तेल प्लस पानी भी, तेल मिला हुआ पानी भी हमने अशुद्ध कहा। ठीक है, और इस तरह से और सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो भाई हमने इनको शुद्ध क्यों कहा और उनको अशुद्ध क्यों कहा, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ हम जब पदार्थ के कणों को देख रहे हैं, यानी नमक को या चीनी को देख रहे हैं, तो नमक का कितना भी बड़ा क्रिस्टल लें या उस क्रिस्टल को कितना भी छोटा कर दें हम, तो उसका जो क्रिस्टल सबसे छोटा कण दिखाई देता है वो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। चीनी की बात भी ऐसी है। अगर चीनी को हम तोड़ते हैं, कितना भी बारीक कर दें, तो चीनी का जो छोटा सा कण होगा वो सभी एक ही जैसे दिखाई देंगे। यानी इनका आकार एक जैसा है, इनके कणों का आकार एक समान दिखाई दे रहा है। तो आपका परिभाषा देंगे कि ऐसे पदार्थ जिनको नंगी आंखों से देखने पर उसके कण एक समान दिखाई दें, उसको हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और अगर कण एक समान नहीं है, नंगी आंखों से देखने पर उसके कण एक समान नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो वह अशुद्ध पदार्थ हुआ। जैसे आप इतना जानते हैं, मान लीजिए आप घी लेने गए तो आप कहते हैं हमको शुद्ध घी चाहिए। ठीक, तो शुद्ध घी होने का मतलब क्या है? उसमें डालडा ना मिला हो। अशुद्ध क्यों हुआ? अगर उसमें डालडा हम मिला दें तो अशुद्ध हो गया। लोग कहते हैं हमको शुद्ध चावल चाहिए। शुद्ध चावल कहने का मतलब उसमें कुछ और ना मिला हो, है ना। या शुद्ध चीनी चाहिए। शुद्ध चीनी का मतलब क्या? इसमें भी कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ना मिली हों,
तो यहाँ कहने का मतलब यही था कि इसके कण एक जैसे हों तो उसको हम किसी पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में बांट सकते हैं। नमकीन भाई आप देख ही सकते हैं, नमकीन में जो कण हैं वो अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपको बेसन वाला पार्ट दिखाई देगा, कहीं दालें दिखाई देंगी, कहीं वो लाल गोल पीला होता है उसमें दिखाई देता है, वो सब हो गया। या मूंगफली का दाना पड़ा रहता है, कई सारी चीज़ें, तो अलग अलग चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हैं। तेल पानी को भी अलग अलग हम देख सकते हैं। लेकिन शरबत क्या है भाई, एक शरबत भी हमने यहाँ रखा कि यह शरबत शुद्ध है या अशुद्ध है। अब देखिए शरबत में अगर हम चीनी मिला लेते हैं तो अलग अलग तो फिर उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं ना कि हमने इसी को मिला करके बनाया है, तो शरबत भी अशुद्ध ही पदार्थ है। ठीक, शरबत भी अशुद्ध पदार्थ ही है। यहाँ आप शरबत को भी रख लीजिए। क्यों अशुद्ध है भाई? क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये दो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर के बना है। अब भले ही वो वहाँ ना दिखाई दे रहे हों। चलिए ठीक, अब दूसरा है शुद्ध पदार्थों को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ जो भी हैं ये भी दो पार्ट में बटे, अशुद्ध पदार्थों को भी दो पार्ट में बांटा गया। अब अभी हमने बताया आपको कि भाई जिन पदार्थों के कण एक समान दिखाई देंगे वो सभी शुद्ध पदार्थ हैं। चीनी भी शुद्ध हुआ, नमक भी शुद्ध हुआ। ठीक, इस तरह से हमारा लोहा भी शुद्ध हुआ, कॉपर भी शुद्ध हुआ, क्योंकि लोहा कॉपर के कितने छोटे छोटे कण आप देखेंगे तो वो आपको एक ही जैसे दिखाई देंगे। तो फिर इनमें भी क्लासिफिकेशन कैसे हुई, इनको कैसे अलग किया गया दो प्रकार में, क्या आधार बनाया गया? तो इनका आधार जो बनाया गया, अब यहाँ हम कणों की बात नहीं करेंगे, नंगी आँख से नहीं देखा गया, इनको और विशेष सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देख करके किया गया कि क्या ये भी और चीज़ों से मिलके तो नहीं बने हैं। तो जब देखा गया तो पता चला कि जो नमक है हमारा, नमक जो सफ़ेद सफ़ेद हम देखते हैं, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना था। चीनी जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना था। लोहा केवल लोहे से ही बना है, केवल खाली लोहा की बात करें हम तब, अगर उस पर मोर्चा ना लगा हो तो, नहीं तो वो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, उसमें कुछ अलग चीज़ें आ गई। तो केवल लोहा है, शुद्ध लोहा या शुद्ध कॉपर है, तो वो उसमें केवल एक ही प्रकार के हैं। तो जिनमें दो प्रकार के पाए गए उनको क्या कहा गया? यौगिक। अच्छा, यहाँ भी ये दो तरह से मिले हैं तब यौगिक कहे, और वहाँ भी नमकीन में भी मिले हैं तो अशुद्ध रहा। तो क्या ये भी अशुद्ध है क्योंकि इसमें भी तो दो मिले? तो वहाँ कणों की बात हुई थी और यहाँ हम अणु, परमाणु या आयनों की बात करेंगे। अब किस लेवल पे यहाँ बात करेंगे हम? अणु, परमाणु या आयन। अगर जिस पदार्थ के अणु, परमाणु और आयन, चाहे अणु एक जैसे हों, क्या नाम, परमाणु एक जैसे हों या आयन एक जैसे हों, तब उनको हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ठीक, अगर उसमें अणु या परमाणु या आयन अलग अलग प्रकार के हैं तब वो यौगिक हो जाएगा, और वो इस प्रकार से रहें कि उनकी संख्या निश्चित रहे, फिक्स रहे, किसी एक निश्चित अनुपात में मिले हुए रहें तो उनको यौगिक कहेंगे। अगर इनका अनुपात निश्चित नहीं है, किसी भी अनुपात में आप मिला देते हैं, तब वो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा, जिसको हमने मिश्रण कहा है। मिश्रण का मतलब आप कुछ भी किसी को किसी में मिला दिए, वो मिक्सर बन गया। लेकिन यौगिक बनाने के लिए उसका अपने आप कंपोजिशन फिक्स होता है। जैसे हम कहें, एक जल की बात करें, जल को भी इसी में हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जल हमारा शुद्ध के अंदर रहता आएगा, क्योंकि जल को देखने से इसके कण एक जैसे दिखाई देते हैं। अब ये तत्व है या यौगिक है? तो ये यौगिक के अंतर्गत आएगा। जल जो हमारा है ये यौगिक है। ठीक, क्यों? H2O, यानी जल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं इसी अनुपात में, तब एक जल के अणु का निर्माण होता है। यानी यहाँ इसके जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये फिक्स है। इसी तरह से अगर सोडियम क्लोराइड बनाना है, नमक बनाना है, NaCl, तो इसका भी अनुपात फिक्स है। एक सोडियम का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु, ये जुड़ेंगे तभी एक नमक का अणु बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनेगा। तत्व क्या हुए भाई? जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं, वह तत्व। जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हों, उसको यौगिक कहेंगे। ठीक, मिश्रण किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक प्रकार के अणु, परमाणु अथवा आयन किसी भी अनुपात में मिले हों तो वो मिश्रण हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं, ये तत्व किसे कहेंगे भाई, बताया हमने कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं वो तत्व हुए। ठीक, यौगिक भी आपने समझ लिया। तो इसमें से तत्व कौन कौन रहे, देखिए तत्व हो गए यहाँ जो अपना हमने आयरन लिया था, ठीक, या कॉपर लिया था, ये तत्व हो गए। या हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, चीनी लिया था, ठीक, तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हम, जैसे यहाँ तत्वों को भी तीन तरह से बांट दिया गया, धातु, उपधातु, अधातु, यानी धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसको कहेंगे, जैसे यहाँ एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अधातु के लिए। मान लेते हैं हमने केवल ले लिया कार्बन, और कार्बन ले लिया, या क्लोरीन ले लिया, ठीक, या फ्लोरीन ले लिया। तो ये सभी क्या हैं, एक तरह के शुद्ध पदार्थ ही हैं, क्योंकि इसके जो परमाणु एक तरह के दिखाई देंगे। और इसमें से धातु कौन हुए, अब धातुओं के गुण आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे क्लास 8 में, कक्षा 8 में आप लोग धातुओं के गुण पढ़े होंगे। जैसे इनका गुण क्या लिया गया, इनमें कई सारा नियम लगाया गया। जिन पदार्थों में विद्युत यानी लाइट का प्रवाह हो, जो हम लोग लाइट बोलते हैं, फिलहाल लाइट नहीं कहना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन हम लोग लाइट बोलते हैं, तो लाइट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक है, यानी विद्युत प्रकाश का, विद्युत का प्रवाह उसमें हो, करंट का प्रवाह उसमें प्रवाह हो, लाइट बहे आसानी से, उनको हम तत्व कहेंगे। ठीक, और तत्वों में और क्या होता है, धातुओं में, ठीक, धातुओं में, और इसमें होता है कि ये चमकदार होती हैं। अगर इनको हम हथौड़े से पीटें तो उसमें कुछ झनझनाहट की आवाज़ निकलती है। अगर इनको हम हथौड़े से पीटें तो ये चादर जैसी पतली हो जाती हैं, जिसको आघात वर्ध कहते हैं। या फिर अगर इसको खींचा जाए तो ये तार के जैसे रूप में बन जाती हैं, ठीक, जिसको तन्यता कहते हैं। तो धातुओं के अंदर इतने सारे गुण पाए जाते हैं। ये गुण जिनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, जैसे तन्यता, आघात वर्धनीयता या फिर चमक, है ना, ये सारे गुण जिसके अंदर नहीं पाए जाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। तो ये सारे गुण किसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कहा लोहा, इसके अंदर भी अपनी एक चमक है, इसके तार और चद्दर दोनों बना सकते हैं। कॉपर भी, इसके तार चद्दर बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से हम कर रहे हैं सोने की बात या चांदी की बात, तो ये सभी क्या हैं, हमारी धातुएं हैं। ठीक, अधातु क्या हुआ, जैसे यहाँ हमने कहा कार्बन, कार्बन का मतलब आप कोयला समझ सकते हैं। अब कहा जाए कार्बन के अंदर दोनों चीज़ आता है। कार्बन के अंदर कोयला जो हम लोग करते हैं, ये भी एक तरह का कार्बन है, और ग्रेफाइट कहें ये भी कार्बन है, हीरा कहें ये भी कार्बन का ही अपरूप है। कक्षा 8 के पहले चैप्टर में आप कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़े होंगे। यानी कुछ चेंजिंग इसमें होती है, इसके कणों की बनावट कुछ अलग तरह से हो जाती है, जिससे ये हीरा बन सकता है या कोयला बन सकता है, यानी ग्रेफाइट बन सकता है। ये दोनों ही एक ही शिल के चट्टे बट्टे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस कार्बन को हम अधातु कहें या धातु, क्योंकि हीरा तो सबसे चमकीला होता है। तो एक अपवाद है हीरा इसका, क्योंकि हीरे में सबसे ज़्यादा चमक पाई जाती है, फिर भी वो अधातु है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसके अंदर आप क्या सकते हैं, कार्बन का मतलब कोयला, आप सीधे सीधे शब्द में बोले हम कोयला कहें या हीरा कहें, ठीक। अब लकड़ी, प्लास्टिक के तो सब जानते ही है, अधातुएं हैं। अब उपधातु क्या हुआ, उपधातु जो इन दोनों का गुण रखता हो, इन दोनों का गुण रखता हो, ना कि इन दोनों से मिल करके बना हो, ठीक। इन दोनों का गुण रखने वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे आप यहाँ कई सारे उपधातु को देख सकते हैं, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बहुत प्रचलित नाम हम कह सकते हैं, ठीक। ये सभी क्या हैं, मेटोलाइट्स हैं, उपधातु हैं। अब यौगिकों को भी दो तरह से बांटा गया है, यौगिकों को भी। अब इसका क्लासिफिकेशन आप समझो 11-12 में पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो विज्ञान पढ़ रहे होते हैं वहाँ जा करके हमारी रासायनिक विज्ञान, पहले तो 9-10 तक आते आते हम इसको विज्ञान को 3 पार्ट में बांट लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब रसायन विज्ञान को 2 पार्ट में बांट करके हमको पढ़ना होता है आगे 11 और 12 में, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन और या अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बनिक यौगिकों की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। अकार्बनिक यौगिकों के अंदर हम इनऑर्गेनिक
यानी अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे किसे? ऐसा यौगिक, सिंपली नॉर्मली भी हम समझें, ऐसा यौगिक या ऐसा कोई पदार्थ जिसको जलाने पर कुछ काला या कुछ अवशेष बचता हो, कुछ काला काला अवशेष बचता हो, यानी उसको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ कहें। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहें कि जिन यौगिकों के मध्य कार्बन पाया जाता है उनको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। जैसे ये कार्बन, इसको हम क्या एक तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलें, या फिर इसका एक नाम हम और बोलते हैं क्लोरोफॉर्म भी इसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये भी एक तरह का क्या कह सकते हैं हम? कार्बनिक यौगिक है। यानी जितने भी हम लोग एल्कोहल लेते हैं ना, क्या लिखते हैं इसको हम? मान लेते हैं हम एथेनॉल लिखते हैं, C2 और ऐसे कितना हो जाएगा? ऐसे लिख सकें हम, ये आप इसको क्या कह सकते हैं? नॉर्मली आप इसको एथेनॉल कह सकते हैं। सिंपल अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि C2H5OH। ठीक, तो ये सभी क्या हो गए? कार्बनिक यौगिक। इसका आप कक्षा क्लास 10th में भी पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में, और अकार्बनिक यौगिक के बारे में भी वहाँ पढ़ेंगे। अकार्बनिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन ना पाया जाता हो। जैसे अभी यहाँ हमने सोडियम क्लोराइड लिखा था, सोडियम क्लोराइड, तो इसके अंदर कार्बन नहीं है, या इसको जलाने पर कुछ अवशेष नहीं बचेगा। ठीक, आप नमक को जलाते रहिए, हाँ हो सकता है कि जिस बर्तन में रख करके हम नमक को जला रहे हैं उसके कारण थोड़ा सा उसका कलर मैला हो या कुछ बदले। फिलहाल वैसे नॉर्मली अगर आप किया जाए तो इसका कोई कलर विशेष चेंज नहीं होता है, यानी वैसे का ये वैसे रह जाता है। हाँ, चीनी कार्बनिक पदार्थ है भाई। क्यों? क्योंकि चीनी के अंदर पहले से काला है। चीनी को आप जलाएंगे तो जल करके कुछ काला जरूर हो जाएगा, यानी चीनी जल जाता है। तो चीनी अपना यहाँ चल जाएगा C12H22O11, जबकि सोडियम क्लोराइड कहाँ आया? अकार्बनिक पदार्थों के अंदर। बात समझ में आई? अकार्बनिक यौगिक किसके कहेंगे? ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन पाया जाता हो या जो जलने के बाद अपना एक कलर बदल देते हों, दूसरे तरह के काला पदार्थ प्राप्त होता हो, उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अकार्बनिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जो जलाने पर सामान्यतः ना जले या जलने के बाद उसमें कुछ अवशेष विशेष ना बचे, या दूसरे शब्दों में कहेंगे जिसके अंदर कार्बन ना पाया जाता हो, उसको अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक, अब आते हैं हम मिश्रण के बारे पे। यहाँ मिश्रण हमने समझा है कि किसी भी दो पदार्थों को लेकर के किसी भी अनुपात में मिला लें तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ठीक, किसी भी दो तरह का हमने पदार्थ लिया और उन दोनों को किसी भी अनुपात में, मतलब इसका भी कुछ मात्रा है, इसका भी कुछ मात्रा है, दोनों को एक में मिला लिया तो वो मिश्रण बन गया, यानी वह एक अशुद्ध पदार्थ बन गया या मिश्रण बन गया। अब इसमें दो पार्ट किया गया, समांगी विषमांगी। समांगी का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी का मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब समझें थोड़ा समांगी मिश्रण क्या हुआ। देखिए, हमने मिश्रण ये भी लिया क्योंकि कुछ चीनी ले लिए, कुछ पानी ले लिए। शरबत बनाने के लिए किसी अनुपात की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि शरबत पीने के लिए कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, मीठा ज़्यादा मीठा शरबत, कुछ लोग हल्का मीठा पसंद करते हैं। तो यह कैसा मिश्रण रहा? हमने तेल पानी का भी एग्जाम्पल लिया है, तो यह कैसा रहा? अब गौर करें, अगर समांगी मिश्रण यानी चीनी और पानी को मिलाते हैं हम, तो मिलाने के बाद इस मिश्रण के जो कण हैं, अवयवी घटक हैं, उनको अलग अलग देख नहीं पाते हैं कि मिलने के बाद ये कहाँ कहाँ हैं। चीनी उसके अंदर घुल जाती है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है ना। इस तरह से अगर नमक की बात करें पानी में घोलने के लिए तो वो भी नहीं दिखाई देता है, यानी पानी प्लस चीनी करें, इसको हमने शरबत नाम दे रखा है, या पानी प्लस नमक करें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। कौन? चाहे चीनी या पानी का विलयन हम बनाएं, सॉल्यूशन बनाएं, नमक पानी का बनाएं। अच्छा, विषमांगी जैसे हमने कहा तेल और पानी, जो तेल और पानी मिलाएंगे आप तो इनको अलग अलग आप देख पाएंगे, इनके कणों को आप, मतलब इसको आप पानी मिलाने के बाद भी देखो दिखाई देगा कि पानी यहाँ है, तेल यहाँ है, दोनों अलग अलग दिखाई देगा। तो आप डेफिनेशन ऐसे समझें, समांगी मिश्रण कहेंगे किसे कहेंगे?
ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी घटकों को नंगी आंखों से अलग अलग देखा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी घटकों को नंगी आंखों से अलग अलग देखा जा सकता है उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी घटकों को हम नंगी आंखों से अलग अलग ना देख पाएँ, तो इसको हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक, यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इन सब के हम डेफिनेशन आपको लिख करके प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको नोट कर सकते हैं। आई होप मुझे आपको बढ़िया से समझाने में मज़ा आएगा, आप भी समझ पाए होंगे, क्योंकि जब भी क्लासिफिकेशन इस फिगर को अगर आप याद रखते हैं तो आपका जो चैप्टर 2 है लगभग ये कंप्लीट है। क्योंकि कुछ चीज़ें और भी हमको पढ़नी हैं, लेकिन अधिकांश यही चीज़ें पढ़नी हैं इन्हीं के बारे में। कोई पूछेगा पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कई सारे चीज़ों को पूछा जाएगा आपसे। तो आई होप आप सभी लोग समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आया है वीडियो को दोबारा से देखेंगे, आप सुनेंगे गौर से, समझ में आएगा।